चाहे हमारी राजनीतिक ताकत खत्म कर दो, चाहे आर्थिक कर दो, सब काम खत्म कर दो। लेकिन हमारी महिलाओं की जो बेइज्जती हुई है वो बहुत ज्यादा आघात जाटों के मन में आया है, क्योंकि महिलाओं के साथ अपमान करने के बावजूद भी एक व्यक्ति का संरक्षण, किसानों को कुचलने वाले का संरक्षण, उसको फिर से टिकट दे दिया गया। और बाकी ये जो हिंदू धर्म के पाखंड हैं या मूर्ति पूजा है या इन सब चीजों में कभी भी जाट बहुत ज्यादा नहीं फंसता। वो तो अपने खेत में जाके खेत खेड़े की 3 ईंट रख के पूजा कर लेता है, अपने पूर्वजों को याद कर लेता है। और हम लोग धार्मिक रूप से भी एक चादर के नीचे यदि आ जाते हैं तो हमारा जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। अब 1984 में के बाद से जिस तरह की इनसिक्योरिटी सिख भाइयों में हमारे रही है वो भी दूर हो जाती है यदि ये सारे इलाके में जो जाट हैं वो सिख धर्म में आ जाते हैं धीरे धीरे। तो हम धीरे धीरे इस चीज को लेंगे, जाटलैंड की मांग है और धीरे धीरे सिख धर्म की तरफ जो है चलना है, जो हमारा ओरिजिनल धर्म है, जिससे हमारा लगाव है। तो जब आप डोमिनेंट कास्ट को इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो ये समावेशी राजनीति नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है और देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार को देखिए 5 साल बाद बदल जाए, फिर ये 5 साल बाद आ जाएंगे, लेकिन इनका परमानेंट प्रोजेक्ट है ये कि हिंदू राष्ट्र बनाना। तो सिख धर्म में एक अम्ब्रेला के नीचे सारे के सारे आ जाओ और जाटलैंड की अपनी मांग करो। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक, स्वागत है आप सबका डीवी लाइव पर। हरियाणा के चुनाव के बाद से जाट राजनीति गर्मा रही है। धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के जाट लामबंद हो रहे हैं। 35 बनाम 1 की लड़ाई में अब जाटों ने मोर्चा बांध लिया है। जाट अब अपने लिए पृथक जाट लैंड की मांग कर रहे हैं और ये मुद्दा यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि अब तो धर्मांतरण की बात हो रही है। जाट कह रहे हैं कि अगर हिंदू समाज ने उन्हें इसी तरह अलग थलग करना जारी रखा, खासतौर से उनका आरोप है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं और अगर यही भेदभाव, ये सौतेला व्यवहार जारी रहा तो जाट धर्मांतरण करके सिख बन जाएंगे। ये मांग धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। इसके लिए आंदोलन तेज होने वाला है। पंचायत स्तर पर छोटे छोटे समूहों में बैठकें शुरू हो गई हैं और नए साल में इस आंदोलन को और तेज करने की तैयारी जाट समुदाय ने कर ली है। ये जाटलैंड की मांग आखिर क्यों उठ रही है? इसकी मूल वजह क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? क्या ये आरोप बिल्कुल सही है कि उनके साथ कोई सौतेला व्यवहार हो रहा है? क्या इस आरोप में कोई दम है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या भारतीय जनता पार्टी, मोदी शाह की जो पूरी पार्टी है, उनका जो तंत्र है, क्या वो सचमुच जाटों को हाशिए पर रखने की कोशिश कर रहा है? क्या जाटलैंड की मांग वाजिब है? और क्या धर्मांतरण जैसी बात करना आज के समय में सही होगी? जबकि धर्मांतरण को लेकर आरएसएस और बीजेपी कई तरह के बवाल उठाते रहे। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ धर्मांतरण की बात करके संघ और बीजेपी लगातार अभियान चलाते रहते हैं। ऐसे में अगर हिंदू समाज का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा जाट धर्मांतरण की बात करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा समाज पर? कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं और इनके जवाब मिलेंगे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह के पास। आप सब जानते हैं चौधरी पुष्पेंद्र सिंह देश के जाने माने किसान नेता हैं, जाट समाज से आते हैं, किसानों की एक मुखर आवाज। तो आज हमारे साथ डीवी लाइव के इस मंच पर चौधरी पुष्पेंद्र सिंह है। पुष्पेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब। मेरा सीधा और पहला सवाल ये है कि आखिर जाटलैंड की मांग क्यों उठ रही है? क्या वजह है? क्या सचमुच आपको ऐसा लगता है कि ये वृहद हिंदू समाज जाटों के साथ कोई भेदभाव कर रहा है? क्या आरएसएस और बीजेपी अकेले ठेकेदार हैं हिंदू समाज के, कि उनकी कुछ रीति नीति से, उनकी गतिविधियों से, उनके क्रियाकलापों से आप पूरे हिंदू समाज से अलग हो जाना चाहते हैं? जी पुष्पेंद्र। देखिए देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जब से ये भाजपा की सरकार केंद्र में आई है, जी। इसमें मैं आपको सिस्टमेटिक तरीके से जाटों को कमजोर करने और उन्हें अलग थलग करने की रणनीति पर ये काम कर रहे हैं। जी। क्योंकि जो हिंदुत्व का संघ का भाजपा का प्रोजेक्ट है, उसमें जो भी डोमिनेंट कास्ट जिस एरिया में है
चाहे ये जो वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इस पूरे एरिया को जो आम भाषा में जिसको जाटलैंड कहते हैं, यहाँ जी जाटों के खिलाफ एक बिगुल फूंकने की बात हो, या यूपी बिहार में यादवों के खिलाफ यादव गैर यादव की राजनीति करना हो, मराठा गैर मराठा की राजनीति महाराष्ट्र में करना हो, तो ये इनका डोमिनेंट कास्ट को इग्नोर करके बाकियों को एकत्रित करके सत्ता पे काबिज होना, क्योंकि ये डोमिनेंट कास्ट ऐसी होती है कि वो इनके हिंदुत्व के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा फिट नहीं हो पाती, और जाट तो वैसे भी बहुत ज्यादा धार्मिक नहीं रहा है। अब मैं एक एक करके आपको 10 साल के अंदर जो इनके क्रियाकलाप हैं उसके बारे में बता दूंगा। सबसे पहले तो जो 2014 में यूपी की सरकार ने जाटों को आरक्षण दिया था 9 राज्यों में केंद्र की जी सूची में, उसको इन्होंने जो है 2015 में सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से लचर पैरवी करके खारिज कराया। उसके बाद जब वो खारिज हुआ तो इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने घर पर जाटों के एक बड़े डेलीगेशन को पूरे भारत से बुला करके ये वायदा किया कि मैं जो है जाटों को आरक्षण हर हाल में दूंगा। लेकिन जब 1 साल तक उसको पूरा नहीं किया तो 2016 में हरियाणा में, जैसा आप जानते हैं, एक बड़ा जाट आरक्षण के विषय पे मुद्दे पे आंदोलन हुआ। उस आंदोलन को कुचलने के लिए जो है सीधा गोली मारकर लगभग 30 जो है जाट युवाओं को शहीद कर दिया गया। उस आंदोलन को बदनाम किया गया, मुरथल कांड जैसा एक जो है फर्जी मुद्दा उछाल करके। उसके बाद आपने देखा कि किसान आंदोलन में किस प्रकार से जो है 750 किसान मर गए, लेकिन उनकी कोई जी सुनवाई नहीं हुई। वास्तव में ये चाहते थे कि भाई किसानों के ऊपर हम ये 3 कृषि कानून लाद के, क्योंकि दिल्ली के आसपास जिस इलाके में 250-300 किलोमीटर के घेरे में जाट बसते हैं, वो बहुत बेशकीमती जमीनें हैं, उनके ऊपर इनकी बहुत पुरानी नजर रहती है, तो खेती से विमुख करके और कृषि भूमियों पे कब्जा करने की नीयत से वो लाए थे। तीसरा, आपने देखा होगा कि ये जो पहलवान आंदोलन था, इसमें भी हालांकि वो देश की बेटियां थी, लेकिन मुख्य रूप से जाट फैमिली से ही आती थी, और खेलों में एक वर्चस्व रहा है जाटों का, तो उसको भी कमजोर करने के लिए, मनोबल तोड़ने के लिए जो है वो यौन शोषण जो इनका सांसद कर रहा था ब्रजभूषण शरण सिंह, उसके खिलाफ जी कोई कार्रवाई नहीं की। और इसी तरह जो फौज में हमारा एवेन्यू है, फौज में हम बड़ी संख्या में जाते रहे हैं, तो फौज के एवेन्यू को भी खत्म करने के लिए 4 साल की ये अग्निवीर योजना हमारे ऊपर थोप दी, और लास्ट में 35 बनाम 1 करके और हमें अलग थलग करके समाज से, और सत्ता पे ये पिछले 10 साल से काबिज थे हरियाणा में, अब एक एक बार और इन्होंने जीत हासिल की। तो इसके फलस्वरूप जाटों को ये लगने लगा कि हमारा राजनीतिक, आर्थिक, फौज का एवेन्यू या राजनीतिक, ये तमाम एवेन्यूज को बंद करने का योजनाबद्ध तरीके से हमें कमजोर करने का काम जो है भाजपा और संघ कर रहे हैं। तो हमें, इसलिए हमने कहा भाई ठीक है, ये मैंने ही जब ये परिणाम आया उसके बाद मैंने एक पेपर जाटलैंड द फाइनल सॉल्यूशन लिखा, और उसमें हमने मांग उठाई कि ठीक है, जब आप हमें अलग थलग करना ही चाहते हो तो ठीक है, हमें एक अलग स्वायत्त क्षेत्र के रूप में जाट्स ऑटोनोमस टेरिटरी जाटलैंड दे दिया जाए। तो ये मांग वहां से उठी। जी जी पुष्पेंद्र जी का आरोप जो है भारतीय जनता पार्टी को लेकर, मैं हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए 2 घटनाएं याद दिला देता हूं, पुष्पेंद्र जी के आरोप की पुष्टि हो जाएगी। एक सांसद है बीजेपी के राजकुमार सैनी, उन्होंने कई साल पहले 35 बनाम 1 का अभियान छेड़ा। वे कहते थे 35 बिरादरियां एक हो जाओ और इस एक जाट बिरादरी को खत्म कर दो। उसके लिए उन्होंने सम्मेलन किए थे, अभियान चलाया था। एक और नाम है, बीजेपी के भूतपूर्व एमएलए हैं रोशन लाल आर्य, वे तो इससे भी आगे बढ़कर हरियाणा में मांग करते थे कि 35 बिरादरी के लोग जाटों से कोई सामान नहीं खरीदे, यानी आर्थिक बहिष्कार। और तो और बीजेपी के एक्स एमएलए रोशन लाल आर्य कहा करते थे बाकायदा सभाओं में, संगोष्ठियों में, कि बाकी के लोग जो हैं, बाकी का जो समाज है, वो दिन में 5 बार ये कामना करे कि जाट समुदाय खत्म हो जाए, इसका नाश हो जाए। यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता घोषित रूप से बिना पर्दादारी के जाटों के खिलाफ न केवल सामाजिक आर्थिक बहिष्कार का अभियान चला रहे थे, बल्कि बल्कि उनके खात्मे की बात करते थे। इसलिए शायद ये बात यहां तक पहुंची है। लेकिन पुष्पेंद्र जी, जी ये बताइए, आपने तो इस पर पेपर तैयार किया है, फाइनल सॉल्यूशन, उस पर्चे में आपने क्या इसका कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया है?
आखिर ये जाटलैंड आप एक टेरिटरी जैसी मांग रहे हैं, एक ऑटोनोमस टेरिटरी, स्वायत्त शासी निकाय क्षेत्र, जैसे लद्दाख है और भी कई क्षेत्र हैं देश में। तो आपने इसकी कोई प्रशासनिक रूपरेखा बांधी है? इसका कोई नक्शा, कोई भौगोलिक क्षेत्र, कौन कौन से जी इलाके जी इसमें जी। मिलाए जाएंगे, फिर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसका क्या होगा? क्या वो केंद्र शासित राज्य जैसा होगा? क्या उसका कोई प्रशासक होगा, जैसे चंडीगढ़ है या लद्दाख है? आपने अपने पर्चे में क्या लिखा है? देखिए, इसमें जो इसका ज्योग्राफिकल एरिया है वो हम ये कह रहे हैं कि जहाँ बाहुल्यता, अगर आप कानून गो की किताब भी उठा करके देखें, ये 100 साल पुरानी हिस्ट्री ऑफ द जाट्स है। इसको अगर कोई व्यक्ति पढ़ेगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा। इसने पहले ही पेज पर पहली ही लाइन में द लेखक का नाम जाट्स आर अ ट्राइब। पुष्पेंद्र भाई, जी लेखक का नाम भी बता जी। दीजिए, लेखक का नाम। हाँ, ये कानूनगो है, कलिका रंजन कानूनगो। ये हाँ, बहुत प्रसन्न। 1925 की किताब है। और इसमें इन्होंने ये लिखा है, द जाट्स आर अ ट्राइब so widespread and numerous as to be almost a nation by themselves। ये पहली चैप्टर की पहली लाइन है। और आगे इन्होंने लिखा है, दिस रेस forms the backbone of the agriculture community in Punjab, Sindh, Rajputana and western portion of the Gangetic Doab. Up to the beginning of the 13th century, the Jats had been a compact people having community of blood, community of language and common religion. But at present, about one third are Muslims, one fifth Sikhs, and the rest are Hindus. The Jat is a Jat after all, whether he be a Hindu or Muslim। तो ये जो बात कह रहे हैं उससे इन्होंने जोग्राफिकल एरिया भी डिफाइन किया है। और जानते हैं, इन्होंने कहा है भाई सिंधु नदी से लेके गंगा तक और पंजाब से लेकर के दक्षिणी राजस्थान तक, लगभग जो है आप अजमेर तक मान सकते हैं, ये सारा टेरिटरी। और मीडिया में भी इस बात को जाटलैंड ही कहा जाता है। मैं इसको किसी जाति से इंगित करके नहीं कहना चाहता, कुछ लोगों को जी, कंफ्यूज हो जाए कि भाई जाति। इसको आम भाषा में अगर कोई आपके दर्शक गूगल पे जाके जाटलैंड डालें और न्यूज का बटन दबाएं तो उसमें दुनिया भर के बड़ा, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया टुडे सब आ जाएंगे जिसमें जाटलैंड शब्द का इस्तेमाल धड़ल्ले से आपके और बेइज्जत किया आपके जा रहा है। जी पुष्पेंद्र भाई, आपके इस आंदोलन में, आपकी इस मांग में, अभी आप खुद बता रहे हैं, मुसलमानों में भी जाट हैं, सिखों में भी जाट हैं, अलग अलग जी क्षेत्र में अलग अलग लोग जाट पहचान के रूप में हैं। क्या आपके इस आंदोलन जी। में, आपकी इस मांग में वे लोग भी शामिल हैं, सहमत हैं इस बात से? बिल्कुल। अभी रोहतक में हमने जो है पिछले अभी नवंबर में एक मीटिंग की थी। उसके बाद एक मीटिंग हमने चंडीगढ़ में इसमें की थी। चंडीगढ़ की मीटिंग में भी मुस्लिम जाट भी थे, सिख जाट भी थे और हिंदू जाट तो वहां थे ही थे। बिश्नोई में भी काफी बड़ी संख्या में जाट हैं इसमें। जी हाँ। तो जाटों के अलावा देखिए, जाट ऐसी बिरादरी है जो सबको साथ लेके चलती है। और इस की मैं डेमोग्राफी भी अगर आपको बताऊं तो इस सारे इलाके की, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जो जाटलैंड हम बता रहे हैं, उसकी जनसंख्या जी, लगभग 18 करोड़ है। और 18 करोड़ में से लगभग 5 करोड़ की आबादी जो है जाटों की है। लगभग 3-3.5 करोड़ के आसपास की मुसलमानों की है। मुस्लिम भाई हमारे साथ इसमें रहेंगे। दलित भाइयों के साथ जिस प्रकार का अत्याचार और वर्गीकरण इनके आरक्षण में किया जा रहा है, या आरक्षण के ऊपर इनके कुठाराघात किया जा रहा है बार बार, हरियाणा में तो वर्गीकरण कर भी दिया है। तो कर दी। उस कारण से उनको भी हम साथ लेकर के चलेंगे अपने, क्योंकि खेत में हमारे साथ रहते हैं। जो रोटी हमारे लिए घर से आती है वही हमारा दलित भाई भी हमारे साथ बैठ करके खाता है। तो ये हमारा भाईचारा बहुत पुराना है। इसी तरह सिख भाई मेरा भी, जो नॉन जाट सिख मेरा है, वो मेरा सारे सारे मेरे साथ उस रहेंगे। जी, जी पुष्पेंद्र भाई, मेरे उस सवाल का उत्तर रह गया कि इसकी प्रशासनिक इकाई क्या होगी, आपने क्या स्वरूप सोचा है? भाई, आप पृथक राज्य तो नहीं मांग रहे हैं, आप एक ऑटोनोमस बॉडी जी चाह रहे हैं, जाट ऑटोनोमस टेरिटरी। तो क्या होगा उसका जी। स्वरूप? लद्दाख जैसा होगा, हाँ, मैं वही। या आगे चलकर आप पृथक राज्य ही मांगने लगेंगे आगे चलकर? नहीं, हम लोग अभी इसमें जो है, देखिए, हमने देश के लिए जो है बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं। देश हमारा है, देश से अलग होने का कोई सवाल नहीं है। इसमें ये कोई कंफ्यूजन ना लाए। नहीं, देश से जैसे अलग नहीं है, देश में राज्य फेडरल। अलग है। हाँ। देश में जी अलग जी राज्य जी। तो जैसे मांग सकते फेडरल हैं ना? स्ट्रक्चर, बिल्कुल, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर होता है तो ऑटोनॉमी ज्यादा मिलती है, स्थानीय लोगों को उसमें शासन करने का अधिकार ज्यादा होता है।
तो उसी तरीके से जैसे ये बोडोलैंड वाली मांग है, उसमें प्रधानमंत्री जी खुद शामिल हुए थे, पिछले दिनों कार्यक्रम हुआ था दिल्ली। इसी तरह कार्बी हिल्स है या गोरखा लैंड की मांग है, तो ये सारी की सारी जो है, या लद्दाख वाला है, ऑटोनोमस टेरिटरी का कॉन्सेप्ट देश में है। और अगर कोई चीज किसी जाति को या किसी समुदाय को आप बहुत अलग थलग करने की कोशिश करते हैं, तो वो अपने लिए ऑटोनॉमी मांग सकती है। क्यों भाई झगड़ा करना, जब आप बाइकाट करने जी की और ये सब चीजें आपकी प्लान चल रही है, शपथ आप दिलवा रहे हैं, जो रोशन लाल आर्य जी वाली आपने बात की है, तो ठीक है भाई, शांतिपूर्ण तरीके से। और जो जाटों ने कुर्बानियां दी हैं देश का पेट भरने का काम 1960 के दशक में जो जी ग्रीन रिवॉल्यूशन के माध्यम से इसी एरिया ने किया था। और आज भी बिल्कुल जो, तो हमारा जो अन्न का कटोरा है वो यही है, यहाँ से सारे देश का पेट भरा जाता है। लेकिन अब हमने इतना अन्न पैदा कर दिया, देश का पेट भरा हुआ है। नहीं तो अमेरिका से जब आता था पीएल 480 स्कीम के तहत जो है बिल्कुल गेहूं, और कितना बुरा गेहूं होता था, उसको खाने के लिए हम लोग मजबूर होते थे। तो तब चाहते थे कि भाई ये लोग आगे बढ़ करके जो है अन्न उगाएं, देश का पेट भरें। इसी तरह पाकिस्तान से जब अटैक हुआ या चाइना से जब अटैक हुआ, ये तमाम अटैक्स को झेलने का काम जो है सेना के रूप में, सैनिक के रूप में हमारे बच्चे जो है देश की सेवा करते हैं, मेडल हम जी लाते हैं। तो हमारी जो है महिला, देखिए चाहे हमारी राजनीतिक ताकत खत्म कर दो, चाहे आर्थिक कर दो, सब काम कर दो, लेकिन हमारी महिलाओं की जो बेइज्जती हुई है वो बहुत ज्यादा आघात जाटों के मन में है कि भाई महिलाओं की बेइज्जती होने के बावजूद भी कोच थे, क्योंकि मैं चलिए उस आंदोलन में लगातार 1.5 महीने तक रहा। भाई जी जी कोच हमें बताते हैं कि रेप तक के वो आरोप हैं जो लड़कियां जो है अपनी शर्म की वजह से सामने पाई। तो ऐसे yes, व्यक्ति को आपने संरक्षण दिया, ये मतलब देश के लिए और सारा देश को खड़ा हो जाना चाहिए। तो हमें लगा कि भाई ये इस किस्म का बातें इस देश के अंदर हो रही हैं कि महिलाओं के साथ अपमान करने के बावजूद भी एक व्यक्ति का संरक्षण, किसानों को कुचलने वाले का संरक्षण, उसको फिर से टिकट दे दिया गया, किसानों बिल्कुल को 750 किसानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया। तो ये जो अन्याय हो रहे हैं, ये चीज जो है देश में ठीक नहीं है। और ऐसी कम्युनिटीज के लिए जो कि अग्रिम रही हैं कई क्षेत्रों में, जैसा मैंने बिल्कुल आपको विस्तार से इसमें बताया। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली बात आपने पूछी है, इसमें एक स्वायत्तता मिलेगी। और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रारूप विद इन जो है कॉन्स्टिट्यूशन बन सकता है, उसके लिए हमें फर्दर चर्चा करनी पड़ेगी कि भाई किस बिल्कुल तरीके से इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार उसमें मिले। उसके लिए जो है हम लोग ओपन। जी। ठीक है पुष्पेन जी, ये तो हो गई, उपेक्षा हो रही है, भेदभाव हो रहा है आपके साथ, महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय हुआ, और वे तो हम सब की हैं, पूरे देश की हैं, वे सिर्फ जाट नहीं है। जो लोग ओलंपिक में नाम बिल्कुल। कमा कर आएंगे और देश का नाम दुनिया में कमाती हैं, वे हम सब की बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं। वो लड़ाई पूरे देश की है। लेकिन ये लड़ाई राजनीतिक लड़ाई है। आरएसएस और बीजेपी आपके साथ अन्याय कर रहे हैं, जाट समुदाय के साथ बहुत ज्यादा अन्याय कर रहे हैं, लेकिन पूरा हिंदू समाज तो नहीं कर रहा। कोई हिंदू समाज के ठेकेदार तो नहीं आरएसएस और बीजेपी के लोग। क्या हरियाणा का मुख्यमंत्री या रोशन लाल आर्य या राजकुमार सैनी ने कह दिया तो आप लोग धर्मांतरण तक पहुंच जाए? यानी ये तो हार हुई एक जी। तरह से। जाट समाज जो इतना मतलब आप लड़ाकू कौम रहे हैं हमेशा से, सेना की सीमा तक, हमारे देश की सीमाओं से लेकर और देश के भीतर तक हर तरह से आप लड़ते रहे। तो आप उनके व्यवहार के कारण पूरे बृहद हिंदू समाज को छोड़कर सिख ही अपना लेंगे, धर्मांतरण करें। मैं सिख धर्म को सर्वश्रेष्ठ धर्मों में से एक मानता हूं। सभी धर्म अच्छे हैं, उनका पालन करने वाले गड़बड़ होते हैं, मुझे धर्मांतरण पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्या ये आरएसएस और बीजेपी की सफलता नहीं होगी कि उसने आपको इतना कॉर्नर कर दिया कि आप सदियों से जिस हिंदू धर्म में थे उसे छोड़कर सिख धर्म अपनाने जा रहे हैं? आपका आंदोलन समानांतर जाटलैंड के साथ साथ धर्मांतरण के लिए चल रहा है। इसको कहां से ठीक मानते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं कि जाट कभी भी प्रेशर में आके कोई काम नहीं करता, सम्मानित जी होकर के बहुत काम कर देता। प्रेशर तो हमने इतना झेला है कि अहमद शाह अब्दाली के दौरान सिखों के ऊपर और जाटों के सरों के ऊपर, तो बिल्कुल मतलब मिड जो 18th सेंचुरी था, उस टाइम जब अटैक होते थे तो हमारे सरों का काम होता था कि 10 रुपए सर ले आओ। उस टाइम के 10 रुपए, 1750-60 के आसपास की मैं बात कर रहा बिल्कुल हूं। तो वो तब हम नहीं दबे, हम दबते नहीं है, लेकिन हम टैक्टिकल एक जो एका हमारा होना चाहिए। हम वास्तव में पाकिस्तान में भी जाट है, मैं आपको बताऊं, मुसलमान भी है बिल्कुल जाट, हिंदू मुस्लिम सिख, और जो मैंने आपको बिश्नोई धर्म,
तो हमें जो जी बांटा गया है पूरे क्षेत्र में, 2 देशों में, 10-12 प्रदेशों में, 4 धर्मों में, तो हमने कहा भाई ये लाइनें सारी मिटाइए और सारे एकजुट हो जाइए। ये टैक्टिकल है। अब एकजुट एक धर्म जो है की चादर सबको लेनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदू धर्म में हमारी उपेक्षा हो रही है और हमारा जो नेचुरल धर्म है, और जहां हमारे भाई ऑलरेडी वहां बैठे हुए हैं जो जट सिख हैं, तो ज्यादातर जो है सिख धर्म में, और सिख जी धर्म हमारी कम्युनिटी का से संबंधित, खेती किसानी से संबंधित, बलिदान का, संभाव का, सेवा का, सबको साथ लेके चलने का, तो हमारा वो नेचुरल कनेक्शन है। और जैसे हरियाणा है वो तो पंजाब का ही पार्ट था, तो हमारी जो संस्कृति है, सारी चीजें जो है वो सिख धर्म से ज्यादा मिलती है। और बाकी ये जो हिंदू धर्म के पाखंड हैं या मूर्ति पूजा है या इन सब चीजों में कभी भी जाट बहुत ज्यादा नहीं फंसता। वो तो अपने खेत में जाके खेत खेड़े की 3 ईंट रख के पूजा कर लेता है, अपने पूर्वजों को याद कर बिल्कुल लेता है, और बहुत ज्यादा पाखंड में, अंधविश्वास में विश्वास सही। नहीं करता। तो इसलिए नेचुरली ये हमारा टैक्टिकल मूव है कि हम सारे जब एकता करेंगे तो धार्मिक एकता अड़चन ना बने। तो इसलिए धीरे धीरे, ये कोई पहले दिन नहीं हुआ सब काम, इसमें धीरे धीरे, इसमें एक उदाहरण भी बता देता हूँ कि एक बार जी नेहरू जी ने कुछ चौधरी चरण सिंह जी से कह दिया था, तो कुछ हल्की टिप्पणी कुछ कर दी थी, जाटपना मत दिखाया करो, इस तरह का कुछ। तो उन्होंने एक जी चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी को मैं आपके दर्शकों के लिए 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये 6 अक्टूबर बहुत बहुत 1958 की बहुत चिट्ठी है, और यही यही प्रसंग था जो इन्होंने लिखा कि वे, यानी जाट अनपढ़ हैं, उस वक्त तो और ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वे अनपढ़ हैं, गांव में रहते हैं, देश के सार्वजनिक, आर्थिक और प्रशासनिक जीवन में उनकी कोई पैठ नहीं है। इस सब के बावजूद वे समाज में अपने को छोटा मानकर चलने को कदापि सहमत नहीं होंगे। यही कारण था ये असरदार शहरी क्षेत्रों में व्यंग्यात्मक रूप से जाट कहे जाने को भी वह स्पष्टता महसूस करने, और अब वे इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही कारण था कि पंजाब, जहां 56% हिंदू जाट थे, केवल 40 वर्षों के अंतराल में 1891 से 1931 में ही अपने पुराने मत को छोड़कर सिख एवं मुसलमान बन गए, ताकि भविष्य में कोई इस प्रकार के व्यवहार से उनकी मान। ये चौधरी चरण सिंह जी की चिट्ठी को मैं कोट कर रहा बिल्कुल वो हूँ। ऐतिहासिक ये जो, दस्तावेज है। जी हाँ, ये जातिवादी कौन करके एक जो है पुस्तक है, उस पर छपी हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जाटों के लिए धर्म वाली जो बात है, बहुत ज्यादा धार्मिक ना होने के कारण एक मत में आने से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। उधर जी सिखों के ऊपर भी जो है, जैसे मुसलमानों के ऊपर लगातार टारगेट भाजपा करती आई है, उसी तरह सिखों के ऊपर भयंकर आक्रमण इस वक्त चल रहा है। उनकी सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है कि हिंदू जाट धीरे धीरे जो है, और बाकी जाट भी धीरे धीरे एक मत में आ जाएं। उससे हमारी स्ट्रेंथ इतनी बढ़ जाएगी कि हमारे खिलाफ ये तमाम जो साजिशें करते रहते हैं, इनकी सारी साजिशें विफल हो जाएंगी। मैं पिछले दिनों जो है बंगला साहिब गुरुद्वारे में भी गया था, वहां पर हमने मत्था टेका, और मैं ये जो निशान साहिब है, ये जी सिख धर्म का सिंबल है, निशान साहिब, इसको भी मैं लेके आया था। और हमने धीरे तो धीरे जो है बाकी लोगों से भी चर्चा की है। अब इस मूवमेंट आप को जल्दी हम धर्मांतरण करने तेज वाले हैं। चलाएंगे। आप जल्दी धर्मांतरण करने वाले हैं, सिख बनने वाले हैं। जी, मैं ये कह रहा हूं कि ये, इसमें एक जनमत तैयार किया जाएगा, और सिख धर्म में जो कन्वर्जन की बात है वो धीरे धीरे होगी। शुरू में एकदम 1 या 2 आदमी के जाने से फर्क नहीं पड़ेगा, सब लोग जो है, जी, इसमें जो है धीरे धीरे एक जनमत बना करके, जी, मैं ये कह रहा हूं कि एक जनमत बना करके इसमें आगे की कार्रवाई होगी। और हम लोग धार्मिक रूप से भी एक चादर के नीचे यदि आ जाते हैं तो हमारा जो है स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, हमारी जो है एक दूसरे की सिक्योरिटी बढ़ेगी। अब 1984 में के बाद से जिस तरह की इनसिक्योरिटी सिख भाइयों में हमारे रही है, वो भी दूर हो जाती है यदि ये सारे इलाके में जो जाट हैं वो सिख धर्म में आ जाते हैं धीरे धीरे, तो वो इनसिक्योरिटी भी दूर हो जाती है। तो ये कारण है कि हम धीरे धीरे इस चीज को लेंगे, जाटलैंड की मांग है, और धीरे धीरे सिख धर्म की तरफ जो है चलना है, जो हमारा ओरिजिनल धर्म है, जिससे हमारा लगाव है और जिसमें हमारा सम्मान है, उसको हम लेके चलेंगे। पुष्पेन जी, ये आपने सारी परिस्थितियां बता दी जिसको जिसको लेकर आप लोग जाटलैंड की मांग कर रहे हैं। लेकिन जो कारण आपने गिनाए, और शुरू में आपने कहा कि जो डोमिनेट करने वाली जातियां हैं, यादव हैं, मराठा हैं, आदिवासी हैं,
तो इस तरह से तो आगे चलकर कल कोई यादव लैंड की मांग करने लगेगा, कोई मराठा लैंड की मांग करने लगेगा। इसका अंत कहाँ होगा? और ये इस तरह से अगर जातियों के आधार पर हमारे संघीय ढांचे में अलग अलग ऑटोनोमस टेरिटरी बनानी पड़ी तो कितनी ऐसी टेरिटरी बनेंगी, कितने ऐसे क्षेत्र होंगे, इसका अंत क्या है? देखिए, इस मांग के माध्यम से हम देश के सामने ये बात भी लाना चाहते हैं कि जो भाजपा और संघ की गलत नीतियां हैं, अलगाववाद फैलाने की नीतियां हैं, देश को तोड़ने की नीतियां हैं, उनका परिणाम इसी तरीके से सामने आएगा। आप एक डोमिनेंट कास्ट को इग्नोर करके कोई भी पॉलिटिक्स जब करते हो या आप सरकारें बनाते हो, उनको इग्नोर करते हो, तो समावेशी सरकार वो नहीं होगी। और समावेशी सरकार नहीं होगी तो निश्चित रूप से अनस्टेबल होगी। तो ये किसी भी देश में आप चले जाएं, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री आप पढ़ लें, अगर आपने किसी डोमिनेंट कास्ट को या जिसकी संख्या 20-30% है उसको इग्नोर करके और सरकारें बनाई या उनके ऊपर अत्याचार किए तो वो रेसिस्टेंस करेंगे ही करेंगे। और औरंगजेब के टाइम पर जाटों ने यहाँ पर महाराजा सूरजमल जी का जो सारा है इतिहास आप देख लें। जी। औरंगजेब के टाइम पर जो है सारा सारा रेसिस्टेंस शुरू हुआ। महाराजा सूरजमल जी के राज्य स्थापना जो भरतपुर की हुई उसकी भरतपुर की परिणति जी। वो हुई। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह जी का जो राज्य था वो भी जब वहां से अटैक हुए, रेसिस्टेंस हुए, तो उससे वो एक ताकत बन के उभरे। तो इसी तरीके से जब आप डोमिनेंट कास्ट को इस तरीके से इग्नोर करेंगे तो ये समावेशी राजनीति नहीं है, संविधान के अनुकूल नहीं है और देश के लिए ठीक नहीं है। तो इसी जी। चीज को हाईलाइट इस चीज से किया जाता है कि ठीक है भाई, अब जब आप हमें इतना इग्नोर कर रहे हो, शपथें दिला रहे हो हमारे खिलाफ, जैसे मैंने पूरा 4-5 पॉइंट्स आपको बताए, इतने अन्याय कर रहे हो, तो ठीक है, तो ठीक है, फिर हमें जो है स्वायत्त एक अलग जगह दे दी जाए, इसमें क्या तकलीफ है। तो ये चीजें जो है इनकी राजनीति को हाईलाइट करने के लिए भी देश की जनता को समझना चाहिए कि किस रास्ते पर संघ और भाजपा की विचारधारा देश को ले जा रही है। जी। पुष्पन जी, आखिरी में दो सवाल, दोनों के उत्तर आप सीधे दे दीजिएगा। नंबर एक, आंदोलन की आगामी रणनीति क्या है? अगले 6 महीने या 1 साल आपने क्या सोचा है कि किस किस तरह से इस आंदोलन को आगे ले जाएंगे? देखिए, हरियाणा में जो 2016 में आंदोलन हुआ था, जिसमें इतनी हिंसा हुई, इतने सारे युवक गोली से पुलिस की मारे गए, सेना उतारनी पड़ी हेलीकॉप्टर से, उस तरह के आंदोलन से तो कम से कम इस देश को बचना चाहिए, चाहे वो कोई भी समुदाय आंदोलन करे। आपकी रणनीति क्या है आने वाले दिनों की? और दूसरा सवाल, जिस सरकार से आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो जाटलैंड जैसी कोई ऑटोनोमस टेरिटरी बना देगी, आपकी मांगों को मान लेगी, आप भूल रहे हैं कि वो सरकार 1.5 पौने 2 साल तक किसानों से बात करने नहीं आई। 700 किसान शहीद हो गए, सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। आज भी किसान बैठे आमरण आमरण अनशन पर बैठी हुए डल्लेबाज भी, उनकी क्या स्थिति आज की तारीख में? तो क्या आप उम्मीद करते हैं ये सरकार आपकी मांग मान लेगी आसानी से? जी पुष्पन। नहीं नहीं नहीं, देखिए, पहला तो जो रणनीति है इस आंदोलन की, जी। वो बहुत, ये आंदोलन उग्र आंदोलन नहीं होगा। इस आंदोलन में जो हम सरकार से, हम इसमें कुछ अलग से नहीं मांग रहे। हम तो धीरे धीरे जब कन्वर्जन शुरू कर देंगे और खुद ही सिख बनते चले जाएंगे तो ये मांग अपने आप ही बढ़ती चली जाएगी। और सरकार के पास, मैंने तो जो आंदोलनकारी हमारे किसान बैठे हैं उनसे, उनके लिए भी कहा था कि मैंने कहा भाई, तुम बार बार दिल्ली की तरफ क्यों भाग रहे हो जब दिल्ली आपको बार बार पीट रही है। आप तो अमृतसर की तरफ चलने का प्रबंध करो। आप अमृतसर जाओ, अमृत छको, और जिस तरीके से 35 बनाम 1 करके आपको अकेला किया गया है, आप अकेले पढ़ो तो आप गुरुओं गुरुओं के पैर छू करके 1.25 लाख वहां बन सकते हो, 1.25 लाख बन जाओ। गुरु गोविंद सिंह जी का जो फार्मूला है। तो हम मैं सवा जो लाख है से 1.25 लाख बन करके एकजुट होकर के और फिर इस चीज को करें, ये सामाजिक बदलाव के माध्यम से चीज होगी। इसमें छोटी छोटी मीटिंग्स होनी है, इसमें कोई रैलियां नहीं होनी है, इसमें 100-100 200-200 बंदों की, प्रमुख लोगों की, गांव स्तर पर इस तरह की मीटिंग होनी है। और फिर जब कुछ संख्या बन जाएगी तब इसमें जो है जाकर के सिक्खी जो है सिक्खी में जाने का एक सामूहिक जो है शुरुआत होगी इसकी। तो ये एक टैक्टिकल शिफ्ट है हमारे जो जाट समाज है जी। उनके माध्यम से। और एक चर्चा इसमें काफी ज्यादा चल गई है पूरी, कि भैया हमें वास्तव में अलग थलग कर दिया गया है, तो हम जो है अपना अलग जाटलैंड मांगे, धीरे धीरे एक धर्म में चले जाएं तो हमारी सुनवाई ज्यादा होगी, हमें ज्यादा जिस तरह का न्याय हमारे साथ हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ये है। जी। दूसरा सवाल जो मेरा था, इस सरकार से उम्मीद है कि वो सुनेगी आपकी बात?
नहीं नहीं, ये लंबा प्रोजेक्ट चलेगा। ये सरकार तो देखिए 5 साल बाद बदल जाए, फिर ये 5 साल बाद आ जाएंगे, लेकिन इनका परमानेंट प्रोजेक्ट है ये कि हिंदू राष्ट्र बनाना। तो हिंदू राष्ट्र के माध्यम से कुछ लोगों का यहाँ पर वर्चस्व स्थापित करना। उसमें रोड़ा है सबसे बड़े ये जाट जैसी जो कौमें हैं, जो इनको उस खांचे में फिट नहीं होती है। कोशिश इन्होंने बहुत की है, और काफी लोग हमारे जा भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उन्हीं की वजह से तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अन्यथा बिल्कुल। जो है सरकार हरियाणा में निश्चित रूप से जाटों और इनकी कांग्रेस की सरकार आ जाती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये जो सारी चीजें हो रही है, इसको धीरे धीरे जो है एक सामाजिक बदलाव है ये इसी तरह का बदलाव है जैसे 100 साल पहले संघ ने सोचा था हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। ऐसे ही हमने भी सोच लिया कि हमें जाटलैंड बनाना है और धीरे धीरे सिख धर्म की तरफ बढ़ना है। इसका इनके पास कोई जवाब ही नहीं है, और ये सरकार से मतलब सिख धर्म में जाना मेरे हाथ में है, ठीक है, लोगों हाँ के उस हाथ में है। तो ये अपने आप में इतना बड़ा प्रेशर क्रिएट कर सकता है जब इनको लगेगा कि भाई हमारे गलत नीतियों, अलगाववाद की नीतियों, या 33 बनाम 1 जाट नॉन जाट करने की वजह से इतनी बड़ी कम्युनिटी यदि सिख बन जाती है, तो तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है हिंदू धर्म का या हिंदुत्व वाला, वो धरा का धरा रह जाएगा। उस नीतियों के प्रति भी हो सकता है कुछ करेक्टिव एक्शन ये लें, लेकिन अब कम्युनिटी ने इनका जो है चेहरा देख लिया है। और लॉन्ग टर्म के लिए ये लड़ाई, जिस तरह स्लो स्लो लड़ाई ये लोग लड़ते हैं धीरे धीरे, वैसी ही लड़ाई हम लोग भी लड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसमें कोई हिंसा नहीं होनी है, कोई मारकाट नहीं मचनी है, इसमें तो शांतिपूर्ण तरीके से दिमाग जो है एक उस ओर ले जाना है कि भाई सिख धर्म में एक अम्ब्रेला के नीचे सारे के सारे आ जाओ और जाटलैंड की अपनी मांग करो। जी धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने जाटलैंड और जाटों के सिख धर्म में रूपांतरण की जो प्रक्रिया इस वक्त चल रही है उसके बारे में बहुत विस्तार से बताया। हमारे डीवी लाइव के बहुत बहुत दर्शक अब धन्यवाद। समझ गए होंगे कि जाटलैंड का मसला असल में है क्या, ये मांग क्यों उठ रही है, क्या वजह है कि जाट अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आज हमने जानने की कोशिश की। धन्यवाद चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी हमसे जुड़ने के लिए। तो ये थे चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जिनसे हमने जाटलैंड पर बात की। तो इस वक्त हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, इन तमाम इलाकों के जाट नामबंद हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हिंदुत्ववादी नीतियों से पीड़ित होकर खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, खुद के साथ भेदभाव अनुभव कर रहे हैं। इसलिए वे एक ऑटोनोमस यानी एक स्वायत्त शासी क्षेत्र बनाना चाहते हैं जिसका नाम उन्होंने जाटलैंड सोचा है। अभी ये विचार है शुरुआती, धीरे धीरे आंदोलन की सुगबुगाहट बढ़ रही है। नए साल में 2025 में ये आंदोलन तेज होगा, लेकिन अगर सचमुच में देश के एक बड़े हिस्से में से जाट धर्मांतरित होकर सिख बनते हैं तो ये हमारे इस दौर की एक बहुत बड़ी घटना होगी। देखना होगा ये आंदोलन आने वाले दिनों में किस करवट बैठता है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।